है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं रियाज़, आप देख रहे हैं रियाज़ IT हब। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं कैंडिडेट का, ठीक है। तो उसी पे कुछ डिस्कशन होगा कि एडमिशन प्रोसेस में कुछ चेंजिंग आया इस बार KNU यूनिवर्सिटी में, या KNU यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, आसनसोल गर्ल्स कॉलेज हो गया, BB कॉलेज, BC कॉलेज, कुल्टी कॉलेज, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज, TDB कॉलेज, जो भी नियरेस्ट कॉलेज है आपका, ठीक है, जो एफिलिएटेड है, इसमें एडमिशन प्रोसीड्यूर में कुछ चेंजिंग आया है। प्रीवियस ईयर हर कॉलेज का अपना वेबसाइट था, ठीक है, तो कॉलेज के वेबसाइट से ही एडमिशन का फॉर्म फिलअप किया जाता था। लेकिन इस बार आपका जो एडमिशन होगा एक कॉमन पोर्टल रहेगा, जिसमें वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के ज़रिए एडमिशन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इससे पहले हुआ था, हर कॉलेज का अपना वेबसाइट था और कॉलेज के वेबसाइट में ही आपको जाकर फॉर्म फिलअप करना पड़ता था अपना अपना कॉलेज जिसमें आपको अप्लाई करना था, जिस कॉलेज में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कॉमन पोर्टल है, वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल, इसी के ज़रिए एडमिशन होगा इस बार 2024 और 25 सेशन में। और जिनको झारखंड में एडमिशन लेना है, BBMK यूनिवर्सिटी, आपका BSK कॉलेज या आपका KSGM कॉलेज वगैरह, यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ भी इशू है आपको कमेंट में करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो हम KNU पे ही आपका बात करने वाले हैं, KNU यूनिवर्सिटी जो है या उससे एफिलिएटेड कॉलेज, सभी का एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, कुछ दिन में नोटिस मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपका जो लिंक है एडमिशन लिंक, वो भी आ जाएगा, अभी लिंक आया नहीं है। तो यहाँ पे देखो, KNU में जो बच्चे इस बार क्लास 12 पास किए हैं, उनको अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसमें 3 इयर्स प्रोग्राम, ठीक है, 3 इयर्स प्रोग्राम या 4 ईयर ऑनर्स। तो जिन बच्चों को ऑनर्स लेना है उनके लिए कोर्स ड्यूरेशन 4 ईयर का होगा, और जिन बच्चों को एडमिशन प्रोग्राम में लेना है उनका 3 इयर्स कोर्स ड्यूरेशन होता है। किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स अगर लेना है तो उसमें मिनिमम मार्क्स 45 होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, या उससे ज़्यादा, और ओवरऑल परसेंटेज भी मिनिमम 45 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप किसी भी पेपर या सब्जेक्ट में आप ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में, मतलब वो झारखंड हो या बंगाल हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, अगर जिन बच्चों का मार्क्स 45 से नीचे है या परसेंटेज ज़्यादा है, बट जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स करना है उसमें 45 नहीं है, तो उनको ऑनर्स तो नहीं मिलेगा। इसीलिए उनके लिए 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं, या कहीं पे जनरल कोर्स बोलते हैं या पास कोर्स बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम उनका। तो उनके लिए 3 इयर्स होगा, ठीक है। A to Z आपका प्रोसेस ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो कॉलेज विज़िट कब करना है वो भी हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। देखो, यहाँ पे आपको जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स अप्लाई करना है, पहले आपको हर कॉलेज का सीट इनटेक देखना पड़ेगा, मतलब जिस सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स अप्लाई करना है, जिस सब्जेक्ट हो गया या पेपर में आपको ऑनर्स अप्लाई करना है, ठीक है, उसमें सीट कैपेसिटी होता है, मतलब उस सब्जेक्ट में हर कॉलेज का एक सीट होता है, कि मतलब आपका इंग्लिश ऑनर्स में 120 सीट है या मैथ्स में 60 सीट है, इस तरह हर सब्जेक्ट का एक सीट कैपेसिटी होता है। तो प्रीवियस ईयर का जो भी आपका मेरे पास PDF रहेगा, सीट कैपेसिटी हम शेयर कर देंगे इस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये हर कॉलेज का जो सभी कॉलेज में कि जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका सीट कैपेसिटी देख लीजिए, मतलब इसमें सीट कितना रहता है टोटल, ठीक है। तो इसमें क्या कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है सीट। अगर मान के चलिए 120 सीट है इंग्लिश ऑनर्स में, तो उसमें भी डिवीज़न होता है, ठीक है। OBC के लिए अलग है, SC के लिए अलग रहेगा, ST के लिए कुछ, मतलब इस तरह डिवीज़न रहेगा, जिसमें आपका हर कास्ट जो कैटेगरी है सबको अलग अलग सीट रिज़र्व रहता है। OBC या EWS में डिवाइड हो जाएगा, और फिज़िकल हैंडीकैप का भी कोटा अलग से होता है। तो आपको ये लिंक हम आपको जो भी सीट कैपेसिटी है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और आप कॉलेज का वेबसाइट में भी जाके चेक कर सकते हैं। और जो न्यू पोर्टल आएगा हो सकता है उसमें भी सीट कैपेसिटी रहेगा। देखो, सीट कैपेसिटी से बेनिफिट क्या है, इसके आप वीडियो में एंड में बने रहिए, हम बताएंगे सीट कैपेसिटी कब काम आएगा आपका। जब मेरिट लिस्ट आएगा तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑलमोस्ट कि आपका एडमिशन कहाँ पे या किस कॉलेज में होगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
देखो यहाँ पे तो आपको बता दिया सीट कैपेसिटी आपको चेक करना है, और प्लस इसमें फ़ीस डिटेल्स, मतलब जो एडमिशन होगा उसका फ़ीस डिटेल्स भी आपको वहाँ पे मेंशन किया जाएगा वेबसाइट में, या प्रीवियस जो भी डेटा होगा हम इस वीडियो में आपका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। सबसे पहले जो आपको फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, उससे पहले सीट कैपेसिटी देख लेना, और फ़ी स्ट्रक्चर क्या है वो भी हम आपको बता देंगे। अब प्रीवियस ईयर का जो आपका अप्लाई हुआ था, आप कॉलेज के वेबसाइट से अप्लाई कर रहे थे, और हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब जो भी आपको सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, जिसमें भी आपका मार्क्स ज़्यादा है, बहुत जिनको जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स करना है या प्रोग्राम करना है, वो अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा पेपर आपको जनरल पेपर या माइनर पेपर रखना है, वहाँ पे भी चूज़ करने का ऑप्शन देता है। तो जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट चूज़ करना है। मैक्सिमम सब्जेक्ट मतलब जिस पेपर में आपको ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है वो एक ही बार आप चूज़ कर लेंगे पोर्टल में, ठीक है। जैसे जिन बच्चों का मार्क्स या जो भी मार्क्स जो भी हो, जिनको अप्लाई करना है बांग्ला ऑनर्स में या बंगाली ऑनर्स में हो गया, या इंग्लिश में भी अप्लाई करना है, अगर उनका मार्क्स बांग्ला में ज़्यादा है तो वो उनको बांग्ला मिल जाएगा। अगर इन केस उसको लगता है कि मार्क्स मेरा कम है, बांग्ला चांसेस कम है कि बांग्ला मिल जाएगा, तो उनको बांग्ला के अलावा, मतलब बांग्ला सब्जेक्ट के अलावा भी इंग्लिश में, या उनका जो भी पॉलिटिकल हो, फिज़िक्स हो, जो भी पेपर है, आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट अप्लाई कर लेंगे जो भी आपका रिज़ल्ट में होगा। आपको जिसमें एडमिशन लेना है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दें कि हमको इसमें ही लेना है, ठीक है। या सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, आप प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी पेपर का प्रेफरेंस लास्ट है तो वो आपको लास्ट में एडमिशन मिलेगा। एडमिशन का जो फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है, आपको सिर्फ चूज़ करना पड़ता है कि कौन कौन सा पेपर में आपको ऑनर्स करना है, तो आप उस पेपर को चूज़ कर लीजिए कि आपका हो गया उर्दू हो गया, या इंग्लिश हो गया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका पेपर आप चूज़ कर लीजिए। जो भी 5 पेपर है या 6 पेपर आप चूज़ करते हैं, तो हर पेपर का जब ऑनर्स का मेरिट लिस्ट आएगा तो आपका जो प्रेफरेंस के थ्रू नहीं आता है, पेपर जो आपका रहेगा, सब्जेक्ट जो आपका दिया हुआ है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग मेरिट लिस्ट आता है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट में मार्क्स है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट रेडी होता है। फिर आपको मैसेज आ जाएगा कि आप इस सब्जेक्ट के लिए सिलेक्टेड हो, आपको एडमिशन फ़ी पे करना पड़ेगा। तो पहले सब्जेक्ट जब फॉर्म फिल होगा तो आपको पेपर का जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी को मेरे हिसाब से सभी पेपर आपको ऐड कर देना है, ठीक है, जिसमें आपको ऑनर्स करना है। ऑनर्स तो एक ही करना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है कि आपका मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन आपसे भी ज़्यादा किसी और बच्चों के अगर मार्क्स है तो आपको जहाँ जिस कॉलेज में एडमिशन लेना तो वहाँ पे नहीं मिल पाता। ऐसा होता है बच्चों लोग के साथ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज़ करके रखें। एडमिशन आपको जिसमें लेना ले सकते हैं, ठीक है। जब मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें ऑटोमेटिक आपको मैसेज भी आ जाएगा और आप वेबसाइट में जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट में। तो अब देखो आपको हाँ मेरिट लिस्ट प्रीवियस ईयर का दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह एडमिशन आपको जो फॉर्म भराएगा, और फॉर्म का जब भी डेट आएगा तो आपका 20 डेज़ या 15 डेज़ टाइम मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने का। और फॉर्म अप्लाई ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पहले फॉर्म अप्लाई करेगा उसका मार्क्स या उसका मेरिट लिस्ट में नाम पहले आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 15 डेज़ या आपका 20 डेज़ ऑलमोस्ट टाइम मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जिस दिन आपका डेट स्टार्ट होगा उससे 20 दिन या 15 डेज़ आपको टाइम मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने का। तो जो बच्चा पहला फॉर्म फिल करता है, ऐसा नहीं है कि उसका नाम फर्स्ट में आएगा या लास्ट में जो फिल करता है लास्ट में आएगा। 15 से 20 डेज़ का टाइम रहेगा। जो भी बच्चों को फिल करना है अपना फॉर्म फिल करेंगे, और जो भी उनका सब्जेक्ट में मार्क्स है वो अपना मार्क्स पुट करेंगे। फिर हर सब्जेक्ट वाइज 20 दिन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मेरिट लिस्ट का डेट आएगा, आपके पास नोटिस आ जाएगा कॉलेज के वेबसाइट में या एडमिशन जो कॉमन पोर्टल है उसमें मैसेज आ जाएगा कि इस तारीख को आपको मेरिट लिस्ट, एक होता है प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट, और इस मेरिट लिस्ट में सभी बच्चों का नाम रहेगा जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। तो मेरिट लिस्ट अलग होता है, प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट अलग होता है। प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट में सभी बच्चों का नाम रहेगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, मेरिट लिस्ट आता है। तो सब्जेक्ट वाइज जो भी है आपका पब्लिश किया जाएगा रिज़ल्ट मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट जो पब्लिश होता है
इंक्रीजिंग मतलब आपका जो ऑर्डर रहेगा हायर टू लोअर, मतलब जिनका मार्क्स ज़्यादा था उस सब्जेक्ट में उसका नाम सबसे ऊपर रहेगा और उसका सीरियल नंबर 1 रहेगा, या उसको रैंक बोलेंगे सीरियल नंबर 1। ठीक है, सीरियल जिस मतलब मान के चलो कोई भी आप अप्लाई किए थे फिज़िक्स ऑनर्स, तो हर बच्चों ने फ़िज़िक्स ऑनर्स चूज़ किया होगा जिनको फ़िज़िक्स ऑनर्स में करना था। तो जो 20 दिन का टाइम मिला था, तो 20 दिन में जितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था फ़िज़िक्स ऑनर्स के लिए, तो उनमें से जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उनका नाम ऊपर रहेगा। फिर ऊपर से मतलब हायर टू लोअर ऑर्डर में आपका सीरियल वाइज आपका जो मार्क्स है वो पब्लिश हो जाएगा। इसी को मेरिट लिस्ट बोलते हैं हम। इसमें हर बच्चों का मार्क्स मतलब जो भी बच्चा ने फॉर्म फिल किया है उस सभी का नाम रहेगा उसमें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब हायर टू लोअर मार्क्स जा रहा है और प्लस सीरियल नंबर, जिसका मार्क्स ऊपर रहेगा उसको सीरियल नंबर 1 होगा, तो वो उसका रैंक हो गया कि रैंक नंबर 1 है। तो आपको यहाँ से टैली करना है सीट कैपेसिटी। अगर ऊपर से आप काउंटिंग कीजिएगा, अगर फिज़िक्स में 60 सीट है तो ऊपर से मान के चलो 160 या 300 500 फॉर्म फिलअप होता है फिज़िक्स में, तो ऊपर से 60 सीट तो मैसेज चला जाएगा फर्स्ट बच्चों के लिए जो मतलब जिनका मार्क्स ज़्यादा है। 60 बच्चों ऊपर से मतलब फर्स्ट से जिसका मार्क्स ज़्यादा था और 60 सीरियल नंबर मतलब जिनका रैंक 60 है, वहाँ पे ऑटोमेटिक उन लोगों को मैसेज चला जाएगा कि आप सेलेक्टेड हो। जब मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा तब तो उन लोगों को एडमिशन का नोटिस चला जाएगा कि आपको एडमिशन के लिए फ़ी पे कीजिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अब मान के चलिए ऊपर से 60 तो बच्चा रिज़र्व हो गया, तो सीट कैपेसिटी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका नाम 160 या 130 में आ रहा है तो इसका मतलब आपका रैंक सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में नाम आ सकता है, या में ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड लिस्ट ना आए तो फर्स्ट लिस्ट में ही सीट फुल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको सीट कैपेसिटी यहाँ पे ही काम आएगा जब मेरिट लिस्ट आएगा। तो सीट कैपेसिटी क्योंकि देखो इंग्लिश में कम से कम ऑलमोस्ट 800 प्लस फॉर्म फिल होता है। ज्योग्राफी वगैरह हो गया, उसमें भी आपका हिस्ट्री हो गया, मतलब 8 सब्जेक्ट हो उसमें ऑलमोस्ट 800 प्लस फॉर्म फिल होता है बीबी कॉलेज में, और बीसी कॉलेज में 600 प्लस फॉर्म फिल होता है। सभी कॉलेज का ऑलमोस्ट यही फॉर्म अप्लाई होता है हर सब्जेक्ट में। प्रीवियस ईयर का लगभग हम डेटा आपको दिखा रहे हैं तो 600 या 800 प्लस फॉर्म अप्लाई होता है। तो जिसमें भी आपको ऑनर्स लेना है, अगर मान के चलिए आपको जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स लिए थे, मेरिट लिस्ट जब पब्लिश हुआ तो आपका नाम 500 में है। ठीक है, लेकिन ऊपर से सीट कैपेसिटी है 120, तो आपका चांसेस कम रहता है उसमें कि आपका नाम आने का आएगा। हो सकता है अगर 6th लिस्ट 5th लिस्ट अगर जाते जाते मतलब आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट लिस्ट में तो 80 से 100 बच्चा का ही नाम आता है। ठीक है, फिर उसमें से 2 दिन टाइम मिलेगा उन बच्चों के लिए जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया। अगर वो 2 दिन में एडमिशन ले लेता है तो उनका तो सीट कंफर्म हो गया। अगर 2 दिन तक अगर वो कोई भी बच्चा जो 80 बच्चा का नाम पब्लिश हुआ था या मेरिट लिस्ट आया था वो लोग नहीं लिया, तो जितना सीट बचा है वो नेक्स्ट मतलब फेस में चला जाता है, उसको बोलते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो वो सीट अब सेकंड जो वो 80 के बाद का सीरियल नंबर है उसको मिल जाएगा। तो इस तरह प्रोसेस चलते रहता है। मतलब जो फर्स्ट पब्लिश हुआ लिस्ट उसमें जितना भी मार्क्स रहेगा, जो भी ऊपर का 60-80 स्टूडेंट रहेगा उसके लिए हो जाता है। 2 दिन टाइम मिलता है उन लोगों को कि आप 2 दिन के अंदर जो 80 बच्चा है आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो हो सकता है कि सबको जो नाम आया है जिस ऑनर्स में वो नहीं करना होता है बच्चों को 80 में से मैक्सिमम 40 बच्चा या 50 बच्चा ही सीट बुक होता है। फिर बाकी का सीट सेकंड मेरिट लिस्ट में चला जाता है। मतलब अब 81 से स्टार्ट होगा, अब 150 तक जाए या 200 तक जाता है। ठीक है, तो इसी तरह प्रोसेस चलते रहता है। जिस सब्जेक्ट में सीट ज़्यादा होता है उनका मेरिट लिस्ट थोड़ा सा लंबा चलाता है। तो आपको सीट कैपेसिटी भी देखना पड़ेगा, और जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका नाम कितना दूर है या कितना सीरियल नंबर है या आपका कितना रैंक पर है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपका कितना नंबर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। इसीलिए आपको बोले थे कि सब्जेक्ट ज़्यादा चूज़ कीजिए। अगर आपका उर्दू में नाम नहीं आता है तो इंग्लिश अप्लाई करके रखिए, हो सकता है इंग्लिश में मार्क्स ज़्यादा है उसका नाम ज़्यादा आ जाए। ठीक है, तो 3-4 सब्जेक्ट लेने से ऑप्शन यही है कि अगर क्योंकि देखो फॉर्म का आखिर मतलब लास्ट डेट होता है
जिस दिन स्टार्ट हुआ फॉर्म फिलअप करना तो लास्ट डेट होगा आपका 20 दिन, 15 डेज़ मिलेगा टाइम, लेकिन मेरिट लिस्ट 20 डेज़ के बाद आएगा। मतलब जब फॉर्म का डेट ख़त्म हो जाएगा तब मेरिट लिस्ट आता है। अगर गलती से आप एक ही सब्जेक्ट अप्लाई किए और नाम नहीं आया उसमें तो आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा, एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि जिनको भी एडमिशन लेना है तो फॉर्म फिलअप किया हुआ रहेगा तभी एडमिशन होगा। कम चांस रहता है अगर सीट खाली रहेगा तभी दोबारा पोर्टल ओपन होता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि मैक्सिमम अप्लाई कीजिए सब्जेक्ट में, ऑनर्स के लिए आपको सब अप्लाई कीजिए, बट लेना एक ही में है। ऐसा नहीं है कि सब में ले सकते हैं आप, लेना एक ही में, लेकिन एक अगर मान के चलिए आपको जिसमें अप्लाई करना चाह रहे उसमें अगर नहीं मिले तो दूसरा ऑप्शन रहेगा अगर आपको उस सब्जेक्ट में ऑनर्स करना है तब, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं मैक्सिमम सब्जेक्ट अप्लाई कीजिए और कॉलेज भी चूज़ कीजिए ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा कॉलेज की। अगर आपका बीबी कॉलेज में अप्लाई करना है तो उसमें सब सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। फर्स्ट कॉलेज चूज़ कीजिए बीबी कॉलेज, फिर अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा कि कौन कौन सब्जेक्ट के लिए आपको ऑनर्स में अप्लाई करना है, ठीक है। फिर कॉलेज चूज़ होने के बाद फिर दूसरा कॉलेज का प्रीफ्रेंस लीजिए, फिर बीसी कॉलेज चूज़ कीजिए, फिर वहाँ पे कॉलेज के सब्जेक्ट अप्लाई कीजिए। जिस कॉलेज में एडमिशन आपका हो सकता है आप उस कॉलेज को ही सिलेक्ट कर लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट भी चूज़ करेंगे, कॉलेज भी चूज़ करना है और सब्जेक्ट भी चूज़ करना है सभी। अगर आपका मार्क्स अच्छा है, बहुत अच्छा है, या आपका 90+ मार्क्स है तो ज़्यादातर चांसेस रहता है आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन बीबी कॉलेज है, इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो 90+ है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चांसेस है, 90 से नीचे है तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आता है नाम, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का हम आपको बता रहे हैं। तो इस साल हो सकता है कि मार्क्स ज़्यादा भी हो या कम भी हो, ये तो नहीं बता सकते हैं। अभी जब फॉर्म फिल होगा तभी पता चलेगा कितना बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो ये प्रीवियस ईयर के हम बता रहे हैं कि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट अगर आपका 90+ है तभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चांस रहता है नाम आने का। इंग्लिश के लिए बता रहे हैं। ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ये सब का भी रैंक मार्क्स जो है हाई जाता है। अगर आपका 90+ है, 80+ है तभी इसमें नाम आने का चांसेस रहता है। और ज्योग्राफी में भी सीट कम है, आपको देखने से पता चल जाएगा। सीट जो हम शेयर करेंगे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सभी कॉलेज में अप्लाई करना है, क्योंकि अगर एक कॉलेज से मिस करता है तो दूसरे कॉलेज में आप जा सकते हैं, ठीक है। सब कॉलेज से बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर इन केस आपका जिस कॉलेज में आप अप्लाई किए हैं वहाँ नहीं मिला तो दूसरे कॉलेज में आपको मैसेज आने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो अब देखो एडमिशन जो है आपका फर्स्ट आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, जो भी आपको कॉलेज या सब्जेक्ट चूज़ करना था सब चूज़ कीजिएगा। सब्जेक्ट ऑनर जब चूज़ कीजिएगा तो उसी टाइम आपको आप पेपर चूज़ करने का, जी पेपर मतलब जनरल इलेक्टिव पेपर या MIL पेपर या माइनर पेपर चूज़ करने के लिए बोला जाता है। तो जो भी आप अभी, क्योंकि हर बच्चों को तो आइडिया नहीं होता है कि मेरा तो सिर्फ ऑनर्स हमको पता होता है कि फ़िज़िक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, उर्दू या इंग्लिश ऑनर्स लेना है, ये पता होता है। उसके साथ कौन सा पेपर रखना है ये अभी सिर्फ चूज़ करने का ऑप्शन देता है, लेकिन ये फ़िक्स नहीं होता है। मतलब ये फ़ाइनल पेपर नहीं कि जो आप जो चूज़ किए फ़ाइनल हो जाता है। ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका जब एडमिशन हो जाने के बाद एग्ज़ाम फॉर्म फिल होता है, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम आप करेक्ट मतलब चूज़ कर सकते हैं फाइनल। अभी अगर आप कुछ भी चूज़ कर लेते हैं ऑनर्स पेपर के साथ कि आपका इंग्लिश ऑनर्स था, साथ में आपको ज्योग्राफी पढ़ना या हिस्ट्री पढ़ना, तो आप फ़िलहाल चूज़ कर लिए थे जी पेपर या माइनर पेपर या MIL पेपर, आप इस बार चूज़ कर लिए। MD पेपर भी था, आप चूज़ कर लिए। लेकिन आपको कुछ दिन के बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं हमको पेपर चेंज करना है। तो ये पेपर चेंज करने का प्रोसेस आपका एग्ज़ाम फॉर्म, मतलब जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एग्ज़ाम, एडमिट से पहले मतलब आपका एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम फॉर्म कि किस किस पेपर को आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होता है, जिसको एग्ज़ाम एनरोलमेंट भी कहते हैं। तो जब एग्ज़ाम एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आप पेपर अपना डिसाइड कर सकते हैं। ऑनर्स तो फिक्स होगा बट बाकी पेपर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको इस कमेंट में ही बता देंगे। कॉलेज चूज़ करने के बाद अब कुछ का क्वेश्चन, मतलब अब यहाँ पे तो मल्टी कॉलेज भी आप चूज़ कर लिए हैं, ठीक है, मल्टी सब्जेक्ट भी चूज़ कर लिए हैं। लास्ट टाइम जो एक प्रॉब्लम आया था BC कॉलेज में, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन में लिस्ट में नाम ही नहीं आया था या कैंसिल हो गया था। एक था ENVS, मतलब इन्वायरमेंटल, एक सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है।
इन्वायरमेंटल स्टडीज़ अलग पेपर है, एजुकेशन अलग पेपर है। तो BC कॉलेज का जो एडमिशन पोर्टल है वहाँ पे जब बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो मैक्सिमम बच्चों ने अपना इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट जो था उनका इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडी के जगह पे बच्चों ने अपना एजुकेशन चूज़ करके मार्क्स डाल दिया। मतलब वहाँ पे मार्क्स पूछा जाता है क्लास 12 का आपका कि जो भी आपका मार्क्स आया है आप सब्जेक्ट वाइज पुट कीजिए कि इंग्लिश में क्या था, आपका उर्दू में क्या था, और इसी तरह जो भी आपका पेपर का जो नाम था सब्जेक्ट सबका मार्क्स पुट करना था। फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद प्रोविज़नल लिस्ट या मेरिट लिस्ट आता है जो हम आपको बता चुके हैं थोड़ी देर पहले। जब फॉर्म फिल होगा तो प्रोविज़नल जो लिस्ट आएगा मार्क्स बेसिस पे आता है, ठीक है। आपका जो परसेंटेज है या उस सब्जेक्ट में मार्क्स है और सब्जेक्ट वाइज प्रोविज़नल लिस्ट आएगा। प्रोविज़नल लिस्ट में सभी बच्चों का मार्क्स का मतलब सभी बच्चों का नाम रहता है प्रोविज़नल में। जो भी बच्चों ने फॉर्म भरा दिया है उसका मार्क्स कम हो या उनका मार्क्स ज़्यादा हो, सभी बच्चों का नाम रहेगा, लेकिन हायर टू लोअर मार्क्स के हिसाब से। मतलब जिसका मार्क्स हाई होगा उसका नाम ऊपर रहेगा, जिसका मार्क्स कम है उसका नाम नीचे रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा। जिन बच्चों का सीट कैपेसिटी के हिसाब से सिलेक्शन होगा उन बच्चों का पोर्टल पे नाम आ जाएगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है। जब मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा तो उसी टाइम आपको एडमिशन का ऑप्शन आ जाएगा और उनको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा या 1 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आपका नाम आ चुका है, और बच्चों को मैसेज भी आ जाता है। तो जो भी बच्चे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाले हैं, करेक्ट ईमेल आईडी डालना है, देख कर डालना है। फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ बातों का ध्यान देना, वो हम आगे बताएंगे वीडियो में। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर एकदम करेक्ट डालना है, कुछ करेक्शन नहीं करना है, एकदम आराम से डालना है चेक करके। फ़ोन नंबर आपका अगर डाले हैं सही है, लेकिन उसमें रिचार्ज भी करा के रखें पहले से, क्योंकि कुछ मैसेज रिचार्ज रहने पे ही आता है, अदरवाइज़ सर्विस स्टॉप हो जाने पे मैसेज नहीं आता है। अगर आपका मैसेज नहीं आएगा तो फिर आपको एडमिशन में इशू होगा, क्योंकि ये तो वेब पोर्टल है आपका, इस बार तो पोर्टल कॉमन है। अब जो भी इशू होगा डायरेक्ट सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, कॉलेज के थ्रू नहीं हो रहा है। तो बी केयरफुल रहे। मैसेज जब एडमिशन का फॉर्म ख़त्म हो जाएगा तो आपको मैसेज चेक करते रहना पड़ेगा। आपको जिस दिन नोटिस कॉलेज का वेबसाइट हो गया या जो भी पोर्टल रहेगा वहाँ पे आपको नोटिस आते रहेगा, आपको नोटिस पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर आपका रिचार्ज नहीं रहा या आपका नेटवर्क की वजह से मैसेज नहीं आ सका तो आप डायरेक्ट पोर्टल पे लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं और पे कर सकते हैं वहाँ पे एडमिशन, जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, नोटिस जिस दिन का दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट आने के कम से कम 1 से 2 दिन टाइम मिलता है बच्चों को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। आपका जब नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में तो आपको पेमेंट करने के लिए 2 दिन का टाइम मिलेगा। तो फ़ीस का जो प्रीवियस ईयर का जो डेटा है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट हम बता देते हैं। अगर आपको पास कोर्स में किसी में भी लेना है ऑनर्स तो कॉलेज पे वैरी करता है, 35 से 4000 के बीच में ही रहने वाला है आपका एडमिशन, या 41 तक जाएगा। 3500 से 4100 तक एडमिशन फ़ीस लगेगा आपका। अभी नहीं लगेगा, ठीक है। जब आपका एडमिशन मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा लगभग 1 से 1.5 महीना भी टाइम है आपके पास। तो जिन बच्चों का थोड़ा सा फ़ीस का इशू होता है वो अभी से अरेंज करके रख लें, नहीं तो लास्ट में क्या होता है ना, 1 दिन टाइम मिलता है, अब उनके पास फ़ीस नहीं है तो इसके पास फिर जाके कॉलेज में बात करता है सर फ़ीस नहीं था, पेमेंट नहीं हो पाया। तो अभी आपके पास टाइम है ऑलमोस्ट 1 मंथ, क्योंकि अभी पैसा नहीं लगेगा, अभी सिर्फ फॉर्म फिलअप होता है। तो फॉर्म फिलअप मिनिमम 20 डेज़ मान के चलो, फिर मेरिट लिस्ट में 5-6 डे लगता है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ आपके पास टाइम है फ़ी अरेंज करने के लिए। और जो इसको पास कोर्स में लेना है एडमिशन उनके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा 35 से लेकर 4100 तक, ठीक है, इसी के बीच में रहता है। हर कॉलेज का डिपेंड करता है, वैरी करते रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही होता है। अगर आपका साइंस है तो कुछ 400 to 500 बढ़ सकता है इसी अमाउंट में। माइक्रोबायोलॉजी है वो अगर पास कोर्स नहीं आएगा उसमें, ठीक है। ऑनर्स अगर है ऑनर्स पेपर है, अगर ऑनर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑनर्स के लिए भी 38 से लेकर 45 के बीच में आपका फ़ीस लगेगा। 3800 से 4500 के बीच में आपका फ़ीस लगेगा।
अगर कॉमर्स आर्ट्स तो सेम इतना ही लगता है, बट साइंस में थोड़ा सा बढ़ जाता है। साइंस में आपका 45 प्लस से 55 या 6000 तक जाता है एडमिशन में। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी है तो उसमें आपको 10,000 पे करना पड़ता है। हम बीबीए और बीसीए का बात, मतलब मैनेजमेंट डिग्री का बात नहीं कर रहे। मैनेजमेंट में फ़ीस ज़्यादा लगता है और मैनेजमेंट का फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मैनेजमेंट कोर्स अगर करना है बीबीए बीसीए वगैरह तो आप कॉलेज से पहले कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का कुछ एडमिशन प्रोसेस पहले ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बार पोर्टल आया है कॉमन पोर्टल, तो हो सकता है ऑनलाइन पोर्टल से ही फिल होगा। और इन लोगों का फ़ीस ज़्यादा लगता है। यहाँ पे आपका फ़ी स्ट्रक्चर 1,20,000 तक है। एक बार आप कॉलेज का वेबसाइट में चेक कर लीजिएगा, 80 से 1,20,000 होता है, ठीक है। तो हम अभी ऑनर्स का बात कर रहे हैं। अगर आपके आर्ट्स है तो आर्ट्स में आपका 38 या 36 से स्टार्ट होता है, 45 तक जाता है आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। साइंस अगर आप ले रहे हैं, साइंस ऑनर्स में है तो उसमें अमाउंट ज़्यादा लगता है, 45 प्लस से 55 या 6000 तक लगता है। माइक्रोबायोलॉजी है तो उसमें 10,000 पे करना पड़ता है। और जो पास कोर्स हो गया या जनरल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 35 से लेकर 42 या 45 के अंदर में ही रहेगा एडमिशन फ़ी, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक प्रोविज़नल हो गया आपका। हाँ, अब यहाँ पे देखो जिन बच्चों का नाम अब होगा क्या, अभी तो एडमिशन टाइम हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे। जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद एक फिर से वीडियो बनाएंगे। देखो लास्ट टाइम क्या था ना, अब मान के चलो जिन बच्चों का मार्क्स, एक कंडीशन ऐसा आ जाता है कि जिन बच्चों को इंग्लिश ऑनर्स के लिए अप्लाई किया था, मान के चलो उनका 85 था इंग्लिश में और उनका उर्दू में था 90, तो फर्स्ट में इस बच्चा का नाम तो 90 है तो ज़्यादा मार्क्स है 90 या 90 से जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स है फॉर्म भरते वक्त इसने सब्जेक्ट सभी अप्लाई किया था। तो जिस दिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, अगर मुझे एडमिशन लेना है इंग्लिश में बट मेरा मार्क्स इंग्लिश में 75 है या 80 है और मेरा बाकी सब्जेक्ट में 90 है 95 है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा उर्दू में कि आपको एडमिशन मिल रहा है उर्दू में बीबी कॉलेज में। बट हमको उर्दू का इंटरेस्टेड नहीं है, हम फॉर्म फिल किए थे उर्दू में बट हमको इंटरेस्ट नहीं है उर्दू में, ठीक है। और हमको डर भी है कि नहीं मेरा इंग्लिश में नाम नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। तो इन केस अगर हम उर्दू में ले लेते हैं एडमिशन, ठीक है, ये हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से बता रहे हैं। उर्दू में अगर हम ले चुके हैं एडमिशन और फिर कुछ दिन बाद, मतलब 3-4 दिन के बाद फिर से मेरे पास मैसेज आता है कि हम एलिजिबल है इंग्लिश में, ठीक है। तो मेरा क्या था कि हम कॉलेज में आपका वेबसाइट में जाते थे और वहाँ पे ही ऑप्शन आता था मेरा चेंज करने का। अगर हम एक ही फॉर्म में अप्लाई किए हैं सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट, जैसे उर्दू के लिए भी अप्लाई किए थे हम, इंग्लिश के लिए भी अप्लाई किए थे, हिस्ट्री के भी लिए अप्लाई किए थे, ज्योग्राफी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुझे इंग्लिश ऑनर्स करना था। लेकिन मेरा एडमिशन ऑलरेडी हम ले चुके थे उर्दू में। फिर 4-5 दिन के बाद मेरे पास मैसेज आता है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं इंग्लिश के लिए, आप पेमेंट कीजिए, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो मुझे दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ता था, मैं वहाँ पे लॉगिन करने के बाद मुझे चेंज करने का ऑप्शन देता था। मतलब अगर मुझे उर्दू में सब ऑनर्स हो गया था तो इंग्लिश में वहाँ पे ऑप्शन देता था और कुछ एक्स्ट्रा फ़ी पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से चेंज हो जाता था। फ़ीस कब एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, अगर हम प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, अगर मेरा एलिजिबल है ऑनर्स के लिए, जब ऑनर्स में नाम आएगा तो जितना डिफरेंस अमाउंट होगा सिर्फ उतना ही पे करना पड़ेगा आपको। डिफरेंस अमाउंट मतलब अगर हम पास कोर्स में एडमिशन लिए तो 3500 लगा था, अगर हम ऑनर्स करना चाहते हैं तो 45 लगेगा। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है 800 हो गया या 1000 आएगा तो वो अमाउंट सिर्फ पे करते थे और एडमिशन आपका ऑनर्स चेंज हो जाता था। तो ऑनर्स चेंज करना प्रीवियस टाइम अलग था। हो सकता है ये जो न्यू पोर्टल है इसमें भी ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है, या ना जो भी रहेगा तो नोटिस में लिखा हुआ रहेगा कि एक बार आप फिक्स ऑनर्स ले लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे कॉलेज सेम होगा तभी आपका स्विच हो जाएगा, मतलब ऑनर्स को स्विच कर सकते हैं, ऑनर्स स्विच कर सकते हैं सेम कॉलेज में एक ही फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग फॉर्म फिल कीजिएगा, एक ही फॉर्म में सभी सब्जेक्ट अप्लाई कीजिएगा, तभी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कॉलेज चेंज रहा, अगर मान के चलो मेरा नाम बीसी कॉलेज में आया था
हम वहाँ पे पेमेंट कर चुके थे उर्दू ऑनर्स में। फिर 3 दिन या 4 दिन के बाद मेरे पास फिर से बीबी कॉलेज से मैसेज आता है, अगर हमको इंटरेस्टेड है बीबी कॉलेज में जाना तो मुझे फिर से पे करने पड़ेगा, क्योंकि हम बीसी कॉलेज में वो पेमेंट किए थे, अब बीबी कॉलेज में नाम आया है तो बीबी कॉलेज में फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर आपका सेम कॉलेज है तो अगर एक ही फॉर्म के अंदर एक फॉर्म अप्लाई किया हम बीबी कॉलेज में और 4 सब्जेक्ट चूज़ किए थे, तो एक ही फॉर्म हुआ, एक ही कॉलेज है, तो स्विच करना इजी होता है। अगर मेरा नाम मार्क्स था, नाम आया तो हम स्विच कर सकते हैं ऑनर्स में, अगर नाम आता है तब। लेकिन कॉलेज डिफरेंस रहा, अगर बीबी कॉलेज में नाम आता है तो हम पेमेंट कर दिए थे बीबी कॉलेज में, फिर से बीसी कॉलेज में अगर नाम आता है तो मुझे अगर बीसी कॉलेज में जाना है, कि हो सकता है कि मुझे उर्दू नहीं करना था बीबी कॉलेज में, हमको इंग्लिश करना था, बीसी कॉलेज में नाम आ गया है मेरा, तो बीसी कॉलेज में अगर आपको जाना है तो बीसी कॉलेज में फिर से पेमेंट करना पड़ेगा और फिर आपको कैंसिलेशन प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा बीबी कॉलेज में। मतलब जिस कॉलेज में आपको जिस सब्जेक्ट में, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई किए थे उसमें लास्ट में नाम आ रहा है, पहले नाम नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी है, 2 दिन का ही टाइम मिलता है आपको अप्लाई करने के लिए। अगर मान के चलिए अगर आपका नाम आया फर्स्ट लिस्ट में, आप अप्लाई नहीं किए तो वो सब्जेक्ट हाथ से चला जाता है, मतलब उस सब्जेक्ट में आपका नाम कट गया, वो जो सीट कटा आपका वो सीट किसी और को मिलता है। तो इसीलिए बच्चे लोग कभी कभी डर से जो भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है वहाँ पे ही एडमिशन करा देता है। देखो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इंग्लिश अप्लाई किए हैं कहीं पे भी, चाहे बीसी कॉलेज हो बीबी कॉलेज हो, और मेरा नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में और मुझे 2 दिन का टाइम मिलता है, अगर 2 दिन के अंदर हम पेमेंट करेंगे तो वो सीट मेरे लिए बुक हो जाएगा। लेकिन पेमेंट हम नहीं करते हैं तो वो सीट मेरे हाथ से चला जाएगा, मतलब अब उसमें हम एडमिशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो सीट मेरा कैंसिल होने के बाद ही किसी सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम जाता है। फिर अब हमको वेट करना पड़ेगा बाकी जो सब्जेक्ट अप्लाई किए हैं तो, ठीक है। हम इसके लिए अलग से वीडियो एक बना देंगे अभी, क्योंकि देखो पोर्टल में तो आया नहीं है ना, तो डायरेक्ट हम वीडियो दिखा नहीं सकते हैं कि किस तरह प्रोसेस होगा। जो भी प्रीवियस ईयर आया है हम उसको बताने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पूरा वीडियो आराम से देखेंगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप ऑनर्स चेंज कर सकते हैं, सेम कॉलेज रहा तो आपका इंटरचेंज हो जाएगा। अगर डिफरेंट कॉलेज है तो आपको 2 बार पे करना पड़ेगा, और जहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है वहाँ पे रिफ़ंड के लिए भी अप्लाई होता है। आप रिफ़ंड प्रोसेस जाके आप कर सकते हैं, आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफ़ंड चला जाएगा। एप्लीकेशन देना पड़ता है, आपका वेबसाइट में सब लिखा हुआ रहेगा किस तरह प्रोसेस होगा, ठीक है। अब देखो एडमिशन जब हो जाएगा, ठीक है, तो एडमिशन होने के बाद, मतलब एडमिशन हो जाने के बाद आपको नोटिस आएगा वेरिफिकेशन के लिए। जब एडमिशन हो जाएगा तो कम से कम आपको टाइम मिलेगा, 15-20 दिन के बाद कॉलेज में आपको बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन एडमिशन के बाद एक और प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, उसमें भी आपको पे करना पड़ता है ऑलमोस्ट 700। ये यूनिवर्सिटी के लिए पे होता है, मतलब केएनयू में पेमेंट जाएगा, ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट से होगा, या हो सकता है उसका भी अलग से पोर्टल आ जाएगा। तो एडमिशन के बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकलेगा और एडमिशन का प्रिंट निकलेगा, तो दोनों पेपर लेके जाना पड़ेगा आपको कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए। इसका भी डेट आएगा तब जाना, ऐसा नहीं कि एडमिशन कराएं फिर कॉलेज चले गए खुद से वेरिफिकेशन कराने के लिए। कॉलेज नहीं जाना है, कॉलेज जाने का काम नहीं है, सब काम ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आपको जैसे भी वीडियो हम इस अलग अलग वीडियो बनाते जाएंगे, जब ऐसे अपडेट होते जाएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो एडमिशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर कॉलेज में आप लोग को नोटिस आएगा, आपको बुलाया जाएगा, फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। मतलब जो भी आप एडमिशन पेमेंट किए थे, एडमिशन रिसिप्ट और जो कॉलेज में आप फॉर्म भरे थे फॉर्म, प्लस अब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे थे, ये सब आपको डेट मिल जाएगा किस दिन आना है। और हर कॉलेज का अपना अपना डिपार्टमेंट में सब कॉलेज का वेरिफिकेशन होगा, तो आपको उस दिन में पहुंच जाना वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा। क्लास कंटिन्यू चलेगा, 75% अटेंडेंस होना चाहिए, और स्टार्टिंग में क्लास आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपका आएगा एग्ज़ाम फॉर्म, जिसको हम बोले थे सब्जेक्ट एनरोलमेंट प्रोसेस।
एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, देन एग्ज़ाम फॉर्म या सब्जेक्ट इनरोलमेंट फॉर्म, यहाँ पे भी आपको फ़ी देना पड़ेगा। देखो एडमिशन फ़ी ईयरली लगता है और रजिस्ट्रेशन फ़ी वन टाइम लगता है। एक बार समझ लीजिए आप बढ़िया से, आपको पूरा सेमेस्टर वाइज क्लियर हो जाएगा। अगर आप एडमिशन करा रहे हैं तो ये ईयरली लगता है। 4 साल का कोर्स है तो 4 बार आपको पे करना पड़ेगा। फर्स्ट पेमेंट एडमिशन टाइम हुआ, सेकंड सेमेस्टर का एंड में, थर्ड वाला आपका 4th सेमेस्टर का एंड में, फिर 6th, फिर 8th सेमेस्टर का, ठीक है। और अगर 3 साल का है तो सेम प्रोसेस, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ठीक है। ये एडमिशन ईयरली लगता है। और जो रजिस्ट्रेशन हम बोले हैं वो वन टाइम होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। 3 साल के लिए एक ही बार फीस लगता है 700, या आपका 3 साल हो या 4 साल हो, सबका अमाउंट सेम होता है। यूनिवर्सिटी 700 रहता है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम बता रहे हैं। एडमिशन फ़ी तो हम बता चुके थे। और जो सब्जेक्ट इनरोलमेंट होगा ये हर सेमेस्टर में होता है, मतलब ये एक तरह का एग्ज़ाम फ़ी है। जो भी आपका सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा तो ये एग्ज़ाम फ़ी है, तो ये सेमेस्टर वाइज आपको पे करना पड़ेगा हर सेमेस्टर में। तो हर सेमेस्टर में जब पेमेंट होगा तो इसमें 125 पर सब्जेक्ट होता है, मतलब प्रैक्टिकल का 50 रुपीज़ अलग से लगता है। जिनका प्रैक्टिकल वाला पेपर है, जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी वगैरह हो गया, तो उसमें प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल में प्लस 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट इनरोलमेंट में 125 से 150 रुपीज़ देना पड़ता है, ठीक है। तो किसी मतलब अगर आर्ट्स वगैरह है तो आपका 550 लगेगा या 650, ऐसा कुछ जाएगा अमाउंट। हर सेमेस्टर में पे होता है। जब ये पेमेंट होगा तो कुछ दिन के बाद आपका एडमिट आएगा। पेमेंट होने के बाद जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा तो जो रिसिप्ट आएगा उसको कॉलेज में जमा करना पड़ता है। फिर कुछ दिन के बाद एडमिट आएगा, फिर एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर 1 सेमेस्टर कंप्लीट, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आप एडमिशन लीजिएगा तो एडमिशन फ़ी पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ेगा, फिर आपका एग्ज़ाम फ़ी पे करना पड़ेगा। सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ आपका एग्ज़ाम फ़ी लगेगा, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा सेमेस्टर फ़ी, ठीक है। अब जिन बच्चों का देखो अब 12 में क्या है, कॉलेज में जो भी एडमिशन लग रहा है तो जिन बच्चों का मार्क्स 60 प्लस आता है, मतलब जो भी 12 में इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में 60 प्लस मार्क्स आया है, 60 से प्लस या 60 मार्क्स, उनके लिए स्वामी विवेकानंदा स्कॉलरशिप अप्लाई होगा। अगर आपका आर्ट्स या कॉमर्स है तो आपका अमाउंट स्कॉलरशिप का 12,000 आता है। साइंस अगर हैं आप तो आपको 18,000 मिलेगा, ठीक है। साइंस है तो 18,000। अगर आपका BBA BCA है तो 27,000 प्लस अमाउंट मिलता है। अगर बीटेक वगैरह है तो 54 या 55,000 आता है, ठीक है। BA LLB है या BCom LLB है उसमें भी 27,000 मिलता है आपको। तो देखो फ़ीस जो भी आपका यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिल रहा है तो 50% आप अगर जिन बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न आया है तो 50% पैसा यूज़ हो जाएगा, 50% सेव हो जाएगा। तो अब स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करना वो भी हम बता देंगे। आपको अगर स्कॉलरशिप फिल करना है तो आप कांटेक्ट कीजिएगा ऑनलाइन एक्सप्रेस से, या आप कमेंट कीजिए, हम बता देंगे किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सब उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अभी हम बताएं 60 प्लस है या 60 है तो उनके लिए स्कॉलरशिप 12,000 है आर्ट्स कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है, और 18,000 साइंस वालों के लिए। और जिनका 50 से मार्क्स 50% से ज़्यादा है बट 60 से नीचे हैं उनका भी स्कॉलरशिप फील होगा। उनको अमाउंट वैरी करता है 6,000 से 9,000 के बीच में, ठीक है। 6,000 से 9,000 के बीच में वैरी करेगा। किसी का 6,000 आता है, किसी का 9,000 आता है, ठीक है। आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस सबका सेम आएगा। जिनका 50 या 50 से ज़्यादा है 60 अप टू 59.9 उसके नीचे होना चाहिए, 60 रहा तो उनका स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो जो माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से पोर्टल है और जो नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से पोर्टल है। तो दोनों का अलग अलग पोर्टल है और दोनों अलग अलग ही अप्लाई करेंगे। अगर ये बच्चा उसमें अप्लाई करेगा तो अप्लाई नहीं हो पाएगा और ये उसमें अप्लाई करेगा तो नहीं हो पाएगा, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। क्योंकि इस बार जो पेमेंट आएगा आपका आधार बेस पेमेंट होगा। अगर एक बच्चा 2 जगह फॉर्म अप्लाई करता है तो एक कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आधार से अकाउंट नंबर लिंक रहेगा, KYC किया हुआ रहेगा तभी होगा।
और कुछ कुछ स्कॉलरशिप में इशू आता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पे इशू आता है, कि नाम कुछ और है आपका बैंक में और आपका आधार कार्ड में कुछ और नाम है, फॉर्म में कुछ और नाम है, तो ये सब कुछ मिस्टेक है, तो वो हम बता देंगे कैसे फॉर्म फिल करना। लेकिन फॉर्म फिल करते वक्त आपका 10th में जो नाम वगैरह है 10th के रिकॉर्ड में, मतलब एडमिट जो 10 के एडमिट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो नेम है, वही नेम आपको पुट करना है। देखो कभी कभी स्टूडेंट का ऐसा होता है कि 10th में सही है लेकिन एडमिट वगैरह जो भी आपका आधार कार्ड वगैरह है या पैन कार्ड है, वोटर कार्ड, उसमें नाम गलत है, तो उसके बेसिस पे फॉर्म नहीं भरना है। जो एडमिट कार्ड है आपका 10th का, उसी के हिसाब से आपको नाम या डेट ऑफ बर्थ जो 10th के रिकॉर्ड में है वही नाम आपको लिखना है, ठीक है। आधार में क्या है उससे मैटर नहीं करता है। फ़िलहाल फॉर्म हम ये स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी एडमिशन फॉर्म का बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कुछ नाम में इस मिस्टेक है आधार वगैरह में तो करेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे किस तरह प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है। लेकिन फॉर्म आप भरिएगा 10 के एडमिट के हिसाब से, उससे ही करेक्शन हो जाएगा। आपको आधार हो, वोटर हो, पैन कार्ड, सब करेक्शन हो सकता है, लेकिन 10 का एडमिट करेक्शन नहीं होगा अभी आपका, क्योंकि आपका रजिस्टर में रिकॉर्ड हो गया है, इसीलिए वो कैंसिल नहीं होगा आपका। अगर देखो कुछ बच्चे ये भी करते हैं, किसी का फादर एक्सपायर हो गया है तो या मम्मी एक्सपायर हो गई है तो वो लोग आगे लेट लगाते हैं, तो लेट नहीं लगाना। अगर आपका 10th के एडमिट के डॉक्यूमेंट में लेट लगा हुआ है तभी लगाना है लेट, अदरवाइज़ खुद से ऐड नहीं करना है कि मेरा फादर डेट हो गया है तो हम लेट लगा देते हैं। डॉक्यूमेंट देखो यहाँ पे जो भी वेरिफिकेशन होगा सब आपका ऑनलाइन हो रहा है, अभी हो सकता है काम नहीं आए, बाद में काम आएगा ये वाला। जब ऑनलाइन होगा तो उसको कैसे पता है कि आपका नाम में लेट है और आप जो फॉर्म भरें उसमें लेट नहीं है आपका डॉक्यूमेंट में, तो मैच कैसे करेगा कंप्यूटराइज। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करना, 10 का एडमिट हो या सर्टिफिकेट है, 10 के एडमिट या सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आपको फॉर्म भरना है। अगर आपका 10 के एडमिट में लेट लगा हुआ तो लेट लगाना है, नहीं लगा हुआ तो नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा फॉर्म फिल करते वक्त। तो हम बात कर रहे थे स्कॉलरशिप के लिए, तो स्कॉलरशिप हाँ। और देखो अब जिन बच्चों का मार्क्स 50 से नीचे है तो उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देते हैं, TSP स्कॉलरशिप बोलते हैं, टैलेंट सपोर्ट स्कॉलरशिप, ठीक है। सबका पोर्टल एक है और सबका अलग अलग सेपरेट है, तो उसके लिए हम बता देंगे किस तरह अप्लाई करना है। TSP में भी अमाउंट वेरी होता है, 4,000 से 6,000 के बीच में अमाउंट मिलता है, ठीक है। 4,000 से 6,000 को अमाउंट मिलता है। अगर कोई झारखंड का स्टूडेंट है तो उनके लिए NSP फॉर्म आएगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वहाँ से ही आपका फॉर्म फिल होगा। मतलब जो बंगाल का स्टूडेंट है, वेस्ट बंगाल से ही स्टडी कर रहा है, उनके लिए अकियाश्री पोर्टल हो गया या आपका आता है SVMC पोर्टल, वहाँ से फिल कर सकता है। और जिनका OBC वगैरह है तो OSIS है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप OBC के लिए, ठीक है। और बाकी जो फॉर्म आता है ऑनलाइन बहुत सारा आपको देखिएगा भी स्कॉलरशिप मिलेगा, तो बहुत सारा सही नहीं होता, फेक होता है। और हर जगह अपना डेटा शेयर करने का ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ आपको पूछना है तो वीडियो में लिंक डालिए, हम बता देंगे ये आपके लिए है या नहीं है स्कॉलरशिप। पॉसिबिलिटी रहा तो बता सकते हैं, लेकिन हर जगह ऑनलाइन स्कॉलरशिप हो गया या लैपटॉप के नाम से बहुत सारा फ्रॉड चलता है कि फ्री लैपटॉप है, फ्री स्कॉलरशिप है, फ्री एडमिशन है, तो बहुत सारा लिंक आता है। हर जगह आपको डेटा मतलब अपना डेटा शेयर नहीं करना, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए और नाम लिखिए, फ्री लैपटॉप मिलेगा तो ना ये फॉर्म भर दीजिए। तो इस तरह गलती नहीं करना, ये सब बहुत सारा फ्रॉड होता है। उसके बाद फिर साइबर क्राइम होता है इसी के ज़रिए। तो आपको अवेयरनेस रहना है, यहाँ पे हर जगह फॉर्म नहीं फिल करना है, ना ही आपको जो भी कॉलेज में फॉर्म कहीं भी फिल कर रहे हैं कॉलेज वगैरह, तो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पे देखिए कि ऑफिशियल वेबसाइट है तब आप फिल कीजिए। या फ्री में लैपटॉप मिल रहा है ऐसा करके बहुत सारा लिंक बन जाता है और लिंक से आपका डेटा हो गया, आप खुद भी शेयर कर देते हैं बिना आइडेंटिफाई किए हुए, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है, आपका एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप मिल जाएगा, फिर किस तरह क्या प्रोसेस होगा आगे हम बता देंगे। अगर कोई भी प्रोसेस में कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे इस कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर और कुछ क्वेश्चन है या किसी पे वीडियो नहीं बना पाए हैं या नहीं बता पाए हैं तो आप कमेंट कीजिए, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी पोर्टल का वेट कीजिए। और मेरा एक और चैनल है
रियाज़ ऑनलाइन एक्सप्रेस करके और एक रियाज़ IT ऐप है, दोनों में प्रीवियस का डेटा है, मतलब प्रीवियस वीडियो है, आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में भी हम शो किए हैं, सीट कैपेसिटी किया है, एडमिशन कैसे हुआ था, मेरिट लिस्ट कब आया था, किन बच्चों का नाम, पेमेंट कैसे करना, सब्जेक्ट जो भी हम अभी बताए हैं, प्रीवियस 2-3 साल का वीडियो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।